हमने बायोलॉजी में पहला चैप्टर पूरा किया था, मानव पाचन तंत्र। पाचन के बारे में अपन ने पूरा डिस्कशन किया और कल मैंने बताया था इसके बाद में दूसरा सिस्टम जो अपन शुरू करने जा रहे हैं आज, वो है मानव परिसंचरण तंत्र। ये जो अपन शुरू कर रहे हैं परिसंचरण, पहले अपन बात करते हैं एक बार। देखो अपन साइंस में पढ़ते हैं, एक शब्द आता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ फ्लूइड जिनको बोलते हैं अपन, किससे कहते हैं भाई तरल पदार्थ? पदार्थ को देखो उनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे अपन तीन नाम बोलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें से लिक्विड और गैस जो मैंने बोला, एक तो लिक्विड और एक गैस, द्रव और गैस दोनों ऐसे पदार्थ हैं विच कैन फ्लो, जो बह सकते हैं, और जो बह सकते हैं उनको अपन तरल पदार्थ कहते हैं। अब जनरली कई स्टूडेंट्स के दिमाग में तो यह कि वो द्रव यानी लिक्विड को ही तरल बोलते हैं, जबकि द्रव और गैस दोनों ही तरल हैं क्योंकि दोनों में ही बहने का गुण होता है। तो तरल पदार्थ का मतलब है जो बह सकते हैं, विच कैन फ्लो, जो बह सकते हैं उनको अपन तरल पदार्थ कहते हैं। अब तरल पदार्थ जब बहता है, एक स्थिति तो ये हो गई कि तरल पदार्थ का एक दिशा में बहना, यानी वापस से मूल बिंदु पे नहीं आना, वापस से अपने इनिशियल स्टेज पे नहीं आना। तो एक तो हो गया एक दिशीय प्रवाह है, वन डायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह है। और एक तरल पदार्थ का बहना इस प्रकार से, एक अगर तरल पदार्थ इस प्रकार से बह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ रहा है, इस प्रकार का जो प्रवाह है ना, वो अपन कौन सा बोलते हैं भाई? चक्रीय, सर्कुलर फ्लो। अब अगर तरल पदार्थ एक दिशा में बह रहा है, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है संवहन। और चक्रीय प्रवाह, अगर पदार्थ चक्रीय रूप में बह रहा है, उसके लिए यूज किया जाता है परिसंचरण। उसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं भाई? सर्कुलेशन, परिसंचरण, वो यूज करते हैं। तो तरल पदार्थ उनको कह रहे हैं जो बह सकते हैं। द्रव और गैस दोनों तरल होते हैं। एक दिशा में बह रहा है तो शब्द यूज करते हैं संवहन, और चक्रीय रूप से बह रहा है तो शब्द यूज करते हैं परिसंचरण। अब एक दिशा में बहना, जैसे अपन प्लांट की बात करें, प्लांट में अपन बोलते हैं जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का संवहन, जल का संवहन। रूट से लीव्स तक, यानी जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन। बताओ ये एक दिशीय प्रवाह है कि नहीं है? तो एक दिशीय प्रवाह हुआ क्योंकि जड़ों से पत्तियों तक जल जाता है, वापस नहीं आ रहा। और इसी प्रकार से लीव्स से जड़ों तक खाद्य यानी खासतौर से ग्लूकोज का संवहन। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर बनाते हैं, उसमें ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उस ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है मेनली प्लांट की पत्तियों में, वहां से पौधे के सभी भागों में और लास्ट जड़ों तक। ये भी वन डायरेक्शनल फ्लो है। और ये ग्लूकोज का संवहन हुआ तो ये भी वन डायरेक्शनल फ्लो हुआ, ग्लूकोज का संवहन, क्योंकि ये भी वन डायरेक्शनल फ्लो है। अब जल का संवहन अपन बोलते हैं जाइलम, जाइलम के द्वारा, और ग्लूकोज का संवहन अपन बोलते हैं फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। तो ये अपन प्लांट में पढ़ते हैं, संवहन उत्तक जो नाम देते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम है जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन, और फ्लोएम है पत्तियों से जड़ों तक खाद्य का संवहन या ग्लूकोज का संवहन। तो एक दिशीय प्रवाह का शब्द यूज करते हैं संवहन, जो प्लांट में पढ़ेंगे अपन। और चक्रीय रूप से बह रहा है तो उसको नाम देते हैं परिसंचरण। अब बताओ हमारी बॉडी में ब्लड का क्या हो रहा है अभी? वन डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है या सर्कुलर फ्लो हो रहा है? तो ऑब्वियसली जंतुओं के शरीर में ब्लड का सर्कुलर फ्लो होता है और उसको कहा जाता है परिसंचरण। तो परिसंचरण शब्द का मतलब क्या हुआ? किसी भी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह है।
सर्कुलर फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह, उसको नाम दिया जाता है परिसंचरण। तो पादपों में पढ़ा जाता है संवहन और जंतुओं में पढ़ा जाता है परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन। तो ये तो मैंने जो दोनों चीज बताई, संवहन और परिसंचरण जो शब्द होते हैं उनका मतलब आपको बताया। अब इसमें देखो ये जो अपन ने बताया, तो परिसंचरण की डेफिनेशन जो हो गई, परिसंचरण की डेफिनेशन हो गई किसी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह है, सर्कुलर फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह वो क्या कहलाता है, परिसंचरण। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, उसको नाम दिया जाता है एंजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में, मानव की शारीरिकी में, मेडिकल साइंस में जो ब्रांच होती है एंजियोलॉजी, उसका मतलब है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अच्छा, इससे पहले अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां मैंने ये पॉइंट लिखवाना भूल गया था। सारे जो मेडिकल स्टडी होती है सबके लिए अलग अलग नाम है, ब्रांच है उनके, तो वहां पर अगर जैसे वो पॉइंट जो मैं भूल गया था वो भी मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ, इसको यहीं लिख लेना, वहां फिर उतार लेना इसको। पाचन तंत्र का अध्ययन पूछेगा, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का अध्ययन, तो उसको नाम दिया जाता है गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी। देखो यहाँ गैस्ट्रो और एंट्रो दोनों ही लैटिन वर्ड हैं। गैस्ट्रो से मतलब है स्टोमक, आमाशय, और एंट्रो से मतलब है आंत्र, और मेनली डाइजेशन इन्हीं पार्ट में होता है। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये आपको पाचन तंत्र वाले में नोट कर लेना है। पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रो वर्ड हो गया आमाशय, एंट्रो हो गया आंत्र। और अभी जो अपन पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, वो पूछेगा तो नाम क्या दिया जाएगा, एंजियोलॉजी। एक क्वेश्चन आता है इसी में, परिसंचरण तंत्र का जनक, परिसंचरण तंत्र का जनक फेमस क्वेश्चन है, लगभग सभी कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। परिसंचरण तंत्र का जनक पूछेगा तो नाम आएगा विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, ये इसमें नाम आता है। तो परिसंचरण हो गया किसी भी तरल पदार्थ का चक्रीय प्रवाह। रुधिर हमारी बॉडी में जो बह रहा है वो तरल है, और रुधिर का चक्रीय प्रवाह बॉडी में हो रहा है, वो परिसंचरण अपन पढ़ेंगे। इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का जनक कौन कहलाता है, अभी जो साइंटिस्ट का नाम है वो है विलियम हार्वे। अब परिसंचरण तंत्र जो अपन पढ़ेंगे, तो परिसंचरण तंत्र जो अपन पढ़ते हैं उसमें अध्ययन किसका किया जाता है। जैसे अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा तो उसमें अपन ने पोषण लेकर उसमें पढ़ा भी, अपन ने आहार नाल की संरचना पढ़ी, वहां पर जितनी भी पाचन ग्रंथियां उनके द्वारा एंजाइम वगैरह उस क्रियाविधि को पढ़ा। परिसंचरण में अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो परिसंचरण तंत्र का अगर संगठन देखें, परिसंचरण तंत्र का संगठन अगर देखें तो परिसंचरण तंत्र में देखो, एक तो डिस्कशन होता है ब्लड, जो कि अपन बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 2 नाम आता है हृदय, हार्ट। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो, पूरी बॉडी में इसका सर्कुलेशन बनाने के लिए ब्लड पर प्रेशर जो बनाया जाता है, ब्लड पर प्रेशर बनाने का काम करता है हार्ट, हृदय। तो हमारे शरीर की मोटर या पंपिंग स्टेशन इसको बोला जाता है। और नंबर 3 जो इसमें पढ़ा जाता है परिसंचरण तंत्र में, वह रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिनी जो अपन बोलते हैं
वाहिनी किसको बोलते हैं भाई? ट्यूब को बोला जाता है, वाहिनी बोली जाती है ट्यूब, नलियां जो बोलते हैं। और रुधिर बह रहा है इनमें ट्यूब में, तो रुधिर वाहिनी बोल दिया, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी। ये दो प्रकार से अपन पढ़ते हैं, देखो एक तो नाम देते हैं धमनी और एक नाम देते हैं सिरा, आर्टरी और वेन। धमनी और सिरा ये ब्लड वेसल्स जो जिनमें ब्लड बह रहा है, धमनी और सिरा जिनमें रुधिर बहता है। तो हम जरूर परिसंचरण तंत्र में जो अध्ययन करेंगे, एक तो ब्लड, एक हृदय और एक रुधिर वाहिनी। ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी में सर्कुलेट होता है। हृदय जो ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए प्रेशर बनाता है। और ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, धमनी और सिराएं जिनमें अपना ब्लड फ्लो हो रहा है या ब्लड बह रहा है, ये अध्ययन किया जाता है परिसंचरण तंत्र में। तो परिसंचरण शब्द का मतलब, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण तंत्र का जनक, और परिसंचरण तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, क्या क्या शामिल है। अब इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे भाई ब्लड को, रुधिर को डिस्कस करेंगे कि हमारा जो तरल संयोजी ऊतक है, रुधिर बॉडी में जो बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या क्या मौजूद है, हमारा ब्लड किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मानव रुधिर के बारे में, ह्यूमन ब्लड। और इसमें सबसे पहले मैं कॉमन ब्लड के लिए कॉमन जो पॉइंट बता रहा हूं, पहला पॉइंट हो गया मानव शरीर में रुधिर की कुल मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रुधिर की कुल मात्रा। मानव शरीर में रुधिर की कुल मात्रा औसत रूप से जो बताई जाती है, वो बताई जाती है 5 to 6 लीटर। हमारा रुधिर जो है, बॉडी में रुधिर की मात्रा बताते हैं 5 से 6 लीटर। अब यही क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के वेट के अनुसार, ह्यूमन बॉडी के वेट के अनुसार ब्लड कितना पार्ट है, कितना परसेंट है। तो वो भी अपन इसी के साथ में याद रखेंगे, बॉडी वेट का 7 to 8%, बॉडी वेट का 7 से 8% रुधिर बताया जाता है। तो रुधिर की कुल मात्रा पूछेगा, टोटल क्वांटिटी तो 5 से 6 लीटर, और बॉडी वेट का कितना परसेंट भाई, 5 से 6%। नंबर 2 पॉइंट जो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो अपन स्टार्टिंग में बताया था सजीवों का शारीरिक संगठन, सबसे छोटे लेवल पर बताई कोशिका, कोशिका से मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग, अंगों से मिलकर तंत्रों, तंत्रों से मिलकर बना होता है शरीर। अब हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो क्या है संगठन के आधार पर, तो रुधिर तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। तरल शब्द किस लिए आया, देखो संयोजी उत्तक उनको कहते हैं जो घुलनशील और कणिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। अब रुधिर में जो है वो फ्लूइड है और संयोजी उत्तक है। फ्लूइड यानी वही बहने का गुण, उस आधार पे नाम देते हैं। तो रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। नंबर 3 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, रुधिर का पीएच मान, मानव रुधिर का पीएच मान पूछेगा तो ये बताया जाता है भाई 7.4। ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशनों में पूछा जाता है। तो 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान, और 7.4 है तो ये बोला जाएगा स्लाइटली एल्काइलिन, हल्का क्षारीय, स्लाइटली एल्काइलिन, हल्का क्षारीय। देखो 7 पे अपन उदासीन बताते हैं, 0.4 बढ़ा तो हल्का क्षारीय इसको बोला जाएगा। रुधिर का पीएच मान 7.4। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखनी है, अपन केमिस्ट्री में एक पॉइंट पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर साइंटिस्ट का नाम था। बफर सॉल्यूशन उनको बोला जाता है जिनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। तो नेचुरल बफर की अगर बात करें, जैसे लेबोरेटरी में बफर सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, प्रयोगशाला में जब वो
जो रसायन प्रयोगशाला के वो केमिस्ट्री के अंदर प्रयोगशाला में जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो बफर सॉल्यूशन जो बनाए जाते हैं पीएच परिवर्तन रोकने के लिए, तो नेचुरल बफर की अगर बात करें यानी प्राकृतिक रूप से बफर विलयन में तो दो एग्जाम्पल आते हैं। एक तो आता है जंतुओं में पाए जाने वाला रुधिर और दूसरा समुद्र का पानी। इनका पीएच परिवर्तित नहीं होता, वेरिएबल नहीं है, पीएच इनका स्थायी होता है, स्थिर होता है। तो मानव रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता तो ये बफर सॉल्यूशन आएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हमारी बॉडी में या जंतुओं के शरीर में बफर विलयन का उदाहरण बताओ, तो ध्यान रखना अपन ने जैसे अभी पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में कई पीएच लिखे, अपन ने लार का लिखा, जठरस का लिखा, पित्तरस का लिखा, अग्नाशय रस का लिखा, ये पीएच परिवर्तनशील हैं, लेकिन रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता। तो यहीं पर अपन एक पॉइंट नोट कर देंगे, रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता, अतः यह बफर विलयन है। तो रुधिर का पीएच है 7.4, हल्का क्षारीय है। साथ में इसी के साथ ये क्वेश्चन और याद रखना, रुधिर का पीएच बदलता नहीं है तो ये बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो है रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड। अगर रुधिर का अध्ययन पूछा जाएगा तो नाम आएगा हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी। देखो दो शब्द ये मिलते जुलते हैं, हेमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, वो भी नाम सुना है आपने। बताओ हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन बोला जाता है। हिस्टोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन ओतिकी। अब रुधिर भी ऊतक है, रुधिर तो ऊतक में से एक है ना, तो हिस्टोलॉजी की एक ब्रांच हो गई हेमेटोलॉजी। जैसे ऊतक में मसल्स भी हैं, मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी बोलते हैं, तो मायोलॉजी भी एक हिस्टोलॉजी की ब्रांच हो गई। तो ध्यान रखना, हिस्टोलॉजी है स्टडी ऑफ कंप्लीट टिश्यू, सारे ऊतकों का अध्ययन, और हेमेटोलॉजी है पर्टिकुलर ब्लड का अध्ययन, रुधिर जो कि तरल संयोजी ऊतक है उसका अध्ययन। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। तो मानव शरीर में रुधिर की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर, रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, रुधिर का पीएच मान 7.4, रुधिर का पीएच परिवर्तित नहीं होता इसलिए बफर विलयन बोलते हैं, और रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। और यहां मैं एक पॉइंट नोट करवा रहा हूं, जो क्योंकि ये वर्ड मिलता जुलता आएगा तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, साथ में लिख लेते हैं अपन। हिस्टोलॉजी इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। ये तो ये रुधिर के जो अपन ने सामान्य पॉइंट बताए, टोटल क्वांटिटी कितनी है और रुधिर शरीर संगठन के आधार पे क्या है, रुधिर का पीएच मान और रुधिर का अध्ययन। इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रुधिर का संगठन, ब्लड कंपोजिशन। उससे पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मैंने स्टार्टिंग क्लास में एक बात बोली थी कि क्लास में वो स्टूडेंट भी होगा जो इसको या 3-4 बार कोचिंग कर चुका हो, या जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, तो भाई रीट के जैसे बच्चे हैं सारे बायोलॉजी मैथ वाले बच्चों में तो नहीं, लेकिन बायोलॉजी बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो तो एमएससी तक के भी बच्चे हैं। तो कईयों को बिल्कुल डाउन सा लगता है यार अभी कि यार ये तो सब पढ़ी सी हुई चीज़ें, और कईयों को बिल्कुल वो नई चीज़ लग रही है जो फ्रेश हैं या जो कोचिंग नहीं कर चुके हैं। इस तरह से देखो अपन 0 से लेकर जितना भी रीट लेवल तक अपना पूछा जाता है उससे भी थोड़ा अपन ज़्यादा लेके चल रहे हैं, और शायद पहला चैप्टर मैंने कराया तो आपको उससे थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि अपन जितना लेवल है उससे तो थोड़ा ऊपर ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि लेवल से थोड़ा ज़्यादा लेना ठीक रहता है कम ज्ञान के मामले में। ध्यान रखना, पापा ने पोषण पढ़ा था, खाने के मामले में ध्यान रखना जो ज़्यादा खाया हुआ नुकसान होता है, कम खाना ठीक रहता है। ज्ञान के मामले में ज़्यादा पढ़ा हुआ ठीक रहता है, कम ज्ञान नुकसान करता है। तो बिल्कुल अपोजिट ध्यान रखना, खाने में जितना खाना चाह रहे हो उससे कम खाओ, और ज्ञान में जितना लेना चाह रहे हो उससे ज़्यादा लो, ये ध्यान रखना। तो
इसमें अभी जो अपन, वही वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अपन छोटे से लेकर जहां तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन डेट लेवल सेकंड में, वो सारे कवर कर रहे हैं। जिसमें अपन छोटे छोटे पॉइंट भी ले रहे हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन अंदर आंतरिक बन जाते हैं वो भी अपन जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने इस पे ध्यान दो, रुधिर का पीएच मान एक सामान्य पॉइंट हो गया, ये लगभग सब याद कर रखा है, सबको पता है। तो कईयों ने लिखते देखोगे यार सर ये तो सब क्या चीजें लिखवा रहे हो, सब नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई है। अब इसी के साथ में मैंने ये पॉइंट जोड़ दिया, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन गया ना ये भी। जैसे यहाँ था रुधिर की कुल मात्रा शरीर में, सबको याद है भाई, सबने रट रखा है रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर है, लेकिन इसके साथ में अपने को ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि ये इस तरह से परसेंट में पूछा जाए। तो हर तरह से जैसे भी क्वेश्चन संभावित हो रहे हैं पर लेके चलेंगे। अब जो अपन, और अब इसी में एक बात मैं और जो जोड़ना चाह रहा हूँ, देखो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम 8 से 10 साल हो गए कंप्यूटर क्लास में पढ़ाते हुए। और साथ में दूसरी बात कि जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं ना, उनमें ह्यूमन सिस्टम्स में से बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है, जिसमें खासतौर से रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में, कि भाई खून है ये अपना, अरे खून कहते हैं अपना, तेरा खून कर दूंगा। तो ब्लड के बारे में, क्योंकि उसी के पीछे तो हम जी रहे हैं, वही तो सारा पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ब्लड जो है उससे संबंधित हमेशा कंपटीशन में, हर कंपटीशन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और जैसे जैसे आ रहे हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये जो मैंने जितने पॉइंट लिखे हैं ना, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। और इसी से रिलेटेड, और जैसे अभी अपन ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, फिर अपन ब्लड कंपोजिशन पढ़ने के बाद में, उसके बाद में अपन ब्लड ग्रुप को लेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन बताऊंगा, ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, जो सब के सब अपने को प्रॉपर वे में। तो ये जो पॉइंट है मैं जो बता रहा हूँ, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम अपने को खासतौर से तैयार करना है और प्रॉपर वे में इसकी क्लास लेकर अच्छे तरह से इसको समझना भी है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में अपन जो अगला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रुधिर का संगठन, ब्लड कंपोजिशन, रुधिर का संगठन। और जहां पर भी देखो संगठन शब्द आ जाता है, कंपोजिशन वर्ड आ जाता है, इसका मतलब किससे मिलकर वो बना हुआ है, क्या क्या उसमें मौजूद है। तो हमारे रुधिर में क्या क्या है, जो कि वो संयोजी ऊतक है, उसमें क्या क्या मौजूद है। रुधिर के संगठन की बात करें, सबसे पहले हमारे ब्लड को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें एक जो घुलनशील तरल पार्ट होता है वो तो होता है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा। और एक जो ठोस कणिकाएं होती हैं, क्योंकि ये कणिकाएं रुधिर में मौजूद हैं तो इनको नाम दिया जाता है रुधिर कणिकाएं। और ये हमारे ब्लड जो तो की संयोजी ऊतक है उसकी कोशिकाएं भी बोली जाती हैं, रुधिर कणिकाएं। तो एक तो बताया अपन ने कि एक तो जो रुधिर प्लाज्मा, ये ब्लड, टोटल ब्लड का 55% पार्ट होता है, ध्यान रखना इसको। और रुधिर कणिकाएं ये टोटल ब्लड का 45% पार्ट होता है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स, ब्लड कैप्सूल्स। अब ब्लड प्लाज्मा जो है, पहले मैं एक बार इनको बता देता हूं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिका में देखो 3 नाम आते हैं। पहला नाम आता है आरबीसी, पहला नाम आरबीसी, दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरा नाम आता है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। ये 3 नाम आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सुना है सबने? आरबीसी पूरा नाम होता है रेड ब्लड कैप्सूल्स, ब्लड कैप्सूल्स तो ये हो गया, आर हो गया रेड, रेड ब्लड कैप्सूल्स, जिसको अपन इस तरह से भी बोलते हैं रक्ताणु। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा ना रक्ताणु, इन्हीं के एक लैटिन वर्ड भी जो यूज किए जाते हैं या मेडिकल वर्ड जिसको अपन बोलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के लिए। और कई बार वो शब्द भी लिखे हुए आ जाते हैं, जैसे आरबीसी को अपन रक्ताणु बोल रहे हैं, इन्हीं का लैटिन वर्ड या मेडिकल वर्ड जो लिया जाता है वो बोला जाता है एरिथ्रियोसाइट, एरिथ्रियोसाइट। क्या शब्द लिखा मैंने यहाँ पर? एरिथ्रियोसाइट। देखो जो साइट वर्ड है ना, साइट वर्ड का मतलब होता है अणु,
साइट वर्ड का मतलब क्या है? अणु, बार बार आएगा, ये ध्यान रखना। लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस तरह से बहुत बार ये वर्ड आएगा। पिनोसाइट्स, इस तरह से। साइट वर्ड का मतलब क्या होता है? अणु। और यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इरिथ्रियो, इरिथ्रियो शब्द का मतलब होता है रेड कलर, लाल रंग। तो बताओ इरिथ्रियोसाइट, लाल रंग के अणु, तो नाम क्या बन गया? रक्ताणु, रेड ब्लड काप्सल्स। तो साइट और इरिथ्रियो, इरिथ्रियो हो गया भाई रेड कलर, लाल रंग, इस तरह से। तो लाल रंग के अणु इरिथ्रियोसाइट, आरबीसी। डब्ल्यूबीसी इनको बोलते हैं श्वेताणु, डब्ल्यूबीसी श्वेताणु, श्वेत रंग के अणु, व्हाइट ब्लड काप्सल्स। और इनके लिए जो लैटिन वर्ड यूज किया जाता है वो है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। यहां पर वही शब्द लास्ट में क्या लिखा हुआ है? साइट। ल्यूको, ल्यूको शब्द का मतलब होता है भक्षण। डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है भाई? रोगाणुओं का भक्षण करना, सूक्ष्म जीव जो रोगाणु परजीवी अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, ल्यूकोसाइट इनको बोला जाता है। प्लेटलेट्स इनको बोलते हैं बिंबाणु, इनके आकार के आधार पर डिस्क शेप ये होती हैं, तो उसके आधार पर ये नाम बोला जाता है बिंबाणु, बिंबाणु जो यूज करते हैं। और उसी के साथ में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और ये वर्ड यूज किया जाता है लैटिन वर्ड जो मेडिकल वर्ड थ्रोम्बोसाइट। देखो ये जो प्लेटलेट है ना, ये वो अणु है जिनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, जो कि क्लॉटिंग कारक बोला जाता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की जो अणु है वो हो गए थ्रोम्बोसाइट। तो रुधिर कणिकाएं मैंने फिलहाल लिखी हैं। ब्लड को अपन ने सबसे पहले दो कैटेगरी में बांटा, एक तो ब्लड प्लाज्मा, एक ब्लड काप्सल्स। प्लाज्मा 55%, ब्लड काप्सल्स 45%। इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीन प्रकार से बताया। आरबीसी रक्ताणु, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट। अब इधर मैं जो बता रहा हूं ब्लड प्लाज्मा, इसकी बात करेंगे, फिर उनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को फिर बाद में अपन डिटेल में लेंगे। फिलहाल प्लाज्मा की अगर बात करें, देखो प्लाज्मा में तीन कैटेगरी में इनको बांटा जाता है। प्लाज्मा में जो पदार्थ हैं, सबसे पहला पदार्थ तो है वाटर, जल। और प्लाज्मा जो 55% है ना, उसका 80 से 92% जल होता है। प्लाज्मा 55% और उसका भी 80 से 92% पार्ट क्या है भाई? वाटर है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि हमारे रुधिर में सबसे ज्यादा मात्रा में पदार्थ कौन सा हो गया? जल हो गया। नंबर 2, अब पदार्थों को रासायनिक रूप से अपन केमिकल कंपोजिशन के आधार पे दो नाम बोले थे अपन ने, कल जो पोषण में बताया था अपन ने। एक तो बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ और एक बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और ऑर्गेनिक सबस्टेंस। अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता और कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन मुख्य घटक होता है। अब अकार्बनिक पदार्थ जो मैं बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, और इसी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है मिनरल, खनिज लवण। ये भी शब्द लिखा हो सकता है या ये आ सकता है। और रुधिर में जो खनिज लवण है उसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम आदि, ये जो मैं बता रहा हूं। तो रुधिर में जो मैंने अभी जो मेन बताएं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड भी होता है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, इस तरह से। तो इसमें से देखो सोडियम, पोटेशियम जो आयन होते हैं, अपन ने बताया ब्लड पर प्रेशर बनाने का काम कौन करता है? हार्ट, पंपिंग करना, उसको पंप बनाना। ब्लड प्रेशर को नियमन करने में सहायक आयन होते हैं सोडियम और पोटेशियम। और इसी में अपन जनरल में समझो, देखो कई बार अपने कहते हैं कि बीपी हाई है तो नमक कम खाओ, बीपी कम है तो नमक ज्यादा खाओ। तो बताओ नमक रासायनिक रूप से क्या है भाई? नमक में सोडियम, पोटेशियम, तो सोडियम खास तौर से हो गया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये लवण तो आएंगे ना नमक के अंदर। तो एक शब्द इनके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट।
सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन के लिए एक शब्द यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखना इसको। तो सोडियम पोटेशियम ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड प्रेशर के नियमन में सहायक होते हैं। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 का परिवहन होता है रुधिर के अंदर। और कैल्शियम आयन ब्लड का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। ये चीज अपन अलग अलग पढ़ेंगे सारे। तो ये जो है कार्बनिक पदार्थ बताए। यहाँ से एक ये जो पॉइंट बन जाता है कि मैंने बताया कैल्शियम आयन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड में कौन सा खनिज लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो क्या बताओगे आप? कैल्शियम सर्वाधिक। रुधिर में कैल्शियम खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। या अपनी बॉडी की सीधी बोलते हैं कि बॉडी में कौन सा खनिज लवण सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखना कैल्शियम। कई बार इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं तो अपन जनरली आयरन आंसर दे देते हैं। खनिज लवण पूछे कौन से सबसे ज्यादा, तो नाम बताओगे कैल्शियम का। अब तीसरा जो पदार्थ मैंने बताए वो बोले मैंने कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, कार्बनिक पदार्थ। और जैसा अपन जानते हैं, मैंने बोला कार्बनिक पदार्थ जो होता है ना, जिनमें कार्बन मुख्य घटक होता है, और कार्बनिक पदार्थ होते हैं 3 प्रकार से, जिनको खाद्य पदार्थ भी अपन बोलते हैं। एक तो नाम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और ब्लड में कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे तो अपन, या दूसरा अपन जो नाम शर्करा देते, शर्करा जो नाम दिया जाता है। और हमारे रुधिर में जो शर्करा पाई जाती है, या जंतुओं के रुधिर में शर्करा जो पाई जाती है, वो पाई जाती है भाई ग्लूकोज। तो रुधिर में कौन सी शर्करा पाई जा रही है? ग्लूकोज। दूसरा, यही क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है, हमारे रुधिर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 65 से 110 मिलीग्राम प्रति या पर 100 ml। 100 ml रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य रूप से जो बात करें, स्वस्थ मनुष्य के लिए बात करें तो 65 से 110 मिलीग्राम। और अगर इससे ज्यादा मात्रा बढ़ती है ना, जिसको अपन डायबिटिक संकेत बोलते हैं, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अगर इससे ज्यादा बढ़ रही है, तो रुधिर में शर्करा जो पाई जा रही है ग्लूकोज, और सामान्य मात्रा कितनी बताई मैंने? 65 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml। 100 ml को एक नाम दिया जाता है, 100 ml को जो बोला जाता है डेसीलीटर, DL। डेसीलीटर, DL। देखो डेसी शब्द अपन किसके लिए यूज करते हैं? 1/10 पार्ट, 1/10वां भाग। तो अब डेसी और आगे लिखा हुआ लीटर, तो लीटर हो गया 1000 ml। 1000 ml का आप 10वां भाग करोगे, या 1 लीटर का 10वां भाग करोगे तो 100 ml हो गया कि नहीं हो गया? तो ये शब्द भी लिखा हुआ सकता है और ये लिखा हुआ सकता है। तो रुधिर में शर्करा जो पाई जाती है वो ग्लूकोज पाई जाती है, जिसकी सामान्य मात्रा ये होती है। नंबर 2, वसा, लिपिड। और रुधिर में जो वसा बताते हैं वो बताते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सुना है नाम, बहुत प्रचलित है आजकल, काफी पढ़ते रहते हैं अपन। कोलेस्ट्रॉल, कल अपन ने पढ़ा था कि शर्करा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनका पाचन जब आरनाल में हो जाता है तो शर्करा में मेनली अपने को सरलतम रूप में ग्लूकोज प्राप्त होती है, प्रोटीन से एमिनो एसिड, और वसा के पाचन से फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये सभी पदार्थ रुधिर में जाते हैं। रुधिर के द्वारा वसीय अम्ल जो जाता है, अपने वसीय अम्ल एमिनो अम्ल दोनों जाते हैं किसमें? लीवर में। मैंने बताया था अपनी कोशिकाओं में प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज, उससे सीधी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर बॉडी में ग्लूकोज समाप्त हो चुका है तब नंबर आता है फिर वसा और प्रोटीन का। तो फैटी एसिड जो लीवर में जाते हैं, एमिनो एसिड जो लीवर में जाते हैं, वहां पर उनका होता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तो लीवर में वसा के उपापचय से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल किस अंग में बनता है, या बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां पर होता है, तो नाम दोगे लीवर। लीवर में होता है, बाकी लीवर पढ़ाएंगे तब उसमें लिखूंगा मैं प्रॉपर। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये रुधिर में मौजूद है, और रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो होती है भाई 180 मिलीग्राम प्रति 100 ml तक।
ये हमारे बॉडी में ब्लड में वसा की मात्रा, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अपन ने बताई। कार्बनिक पदार्थ में एक बता दिया मैंने कार्बोहाइड्रेट, दूसरा बता दिया मैंने वसा जो कोलेस्ट्रॉल रूप में अपन ने बताया। अब इसके बाद में कौन सा बचा भाई, प्रोटीन। प्रोटीन अपन अगले पेज पे लेंगे, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ एक बार इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। रुधिर में 55%, प्लाज्मा 45% रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा वाटर, फिर खनिज लवण, फिर कार्बनिक पदार्थ। खनिज लवण में सबसे ज्यादा कौन सा है भाई, कैल्शियम। और रुधिर कणिकाओं के यहाँ मैंने नाम लिखे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके लैटिन नाम लिखे हैं। कार्बनिक पदार्थ दो लिख दिए मैंने, शर्करा और लिपिड। शर्करा रुधिर में ग्लूकोज, सामान्य मात्रा 65 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml। और रुधिर में वसा कोलेस्ट्रॉल के रूप में, जिसका निर्माण अपने लीवर में होता है, और इसकी मात्रा 180 ml 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml तक होती है अपने ब्लड के अंदर। अब तीसरा पदार्थ बचा कौन सा, प्रोटीन। तो यहां जो मैंने दो कार्बनिक पदार्थ लिखे, एक तो ग्लूकोज, एक कोलेस्ट्रॉल। आजकल दो ही तो बड़ी प्रॉब्लम है अपने शरीर में, एक तो डायबिटिक पेशेंट और एक हार्ट पेशेंट। कारण आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटिक, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना हार्ट डिजीज जो आ जाती है, जिसमें हार्ट अटैक खासतौर से अपन पढ़ते हैं। देखो कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था, फिजिकल वर्क ज़्यादा था तो रुधिर में ये, क्योंकि बताओ अपन जो खाएंगे, अगर बॉडी में उतना खर्च हो रहा है तो स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, स्टोरेज नहीं हो रहा है तो उनकी मात्रा नहीं बढ़ रही। और अगर अपन खा रहे हैं ज़्यादा और खर्च कर पा रहे हैं कम, तो डेफिनेटली बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ेगी। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटिक पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना हार्ट पेशेंट। तो प्रॉब्लम खाने से नहीं है, प्रॉब्लम खाने से नहीं है। कोई भी कभी भी ये मत कहना कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। मीठा खाना डायबिटीज का कारण नहीं है, बस ये है कि डायबिटिक जो अपन पढ़ेंगे आगे हार्मोन के अंदर, इंसुलिन हार्मोन की कमी, जो कि हार्मोन जो अपन पढ़ते हैं ये कि आनुवंशिक रोग में आता है मधुमेह, तो इंसुलिन हार्मोन बॉडी में प्रोडक्शन कम है, इंसुलिन ही ग्लूकोज को स्टोर करवाता है। अब बताओ अगर इंसुलिन प्रोडक्शन कम है तो अपनी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उतना ही ग्लूकोज लें जितना कि हम खर्च कर पा रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं। अब अपन खर्च तो कर नहीं रहे और खाए जा रहे हैं ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में फिर अपन डायबिटिक पेशेंट होता है। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, धमनियां कठोर होंगी। अब ये बताया अपनी रुधिर वाहिनियां जिनमें रुधिर बहता है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमाव से उसमें फिर जमाव होगा तो संक्रिय होती चली जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। और साथ में अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो जिस अंग में वो धमनी जा रही है, भाई धमनियां तो बॉडी ऑर्गन में ब्लड को पहुंचा रही हैं, जिस बॉडी ऑर्गन की धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमाव से ब्लॉकेज हो गया, बताओ उस बॉडी ऑर्गन की मसल्स को ब्लड पहुंचा क्या? जो अपन पैरालाइसिस, लकवा, ये जो अपन बोलते हैं पक्षाघात। और हार्ट की आर्टरी में, कार्डियक आर्टरी के अंदर, हृदय वाहिनी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमाव हो गया तो हार्ट को अटैक आएगा, हृदयाघात बोलेंगे उसको। तो खाओ, खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको खर्च करो। खर्च करोगे तो बॉडी में बैलेंस रहेगा, इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आगे जो अपन डिस्कस करना जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं अपन कार्बनिक पदार्थ में तीसरा, ब्लड कंपोजिशन में प्रोटीन। पहला बता दिया मैंने शर्करा, दूसरा बता दिया मैंने वसा, और तीसरा बता रहा हूं मैं प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन। और ब्लड प्रोटीन से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको ध्यान दे लेना एक बार। ब्लड प्रोटीन में पहला प्रोटीन मैं बता रहा हूं, ब्लड प्रोटीन में जो पहला प्रोटीन है वो जो मैं बता रहा हूं उसका नाम है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन मौजूद है या ब्लड में जो प्रोटीन मौजूद है उसमें पहला प्रोटीन का नाम लिखा है मैंने एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और इस प्रोटीन का कार्य भी मैं साथ में लिख रहा हूं, रुधिर के परासरण दाब का नियमन, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस प्रेशर ऑफ ब्लड। देखो यहाँ एक नया शब्द आया है, परासरण दाब। अपन ने अभी एक बार डिस्कस किया था तरल पदार्थ, विच कैन फ्लो, जो पदार्थ बह सकते हैं उनको अपन तरल पदार्थ कहते हैं।
और पदार्थ का बहने के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर दो शब्द मैंने यूज किए थे, संवहन और परिसंचरण। परिसंचरण चक्रीय प्रवाह जो अपन पढ़ रहे हैं, संवहन एक दिशीय प्रवाह जो पादपों में पढ़ते हैं, जाइलम फ्लोएम। अब यहां पर एक शब्द आया पराशरण, और इसी आधार पर आपने एक शब्द नाम और सुना होगा, विसरण, सुना है, डिफ्यूजन, विसरण, और एक शब्द आ गया पराशरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। विसरण का जैसे अपन सामान्य क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं कि एक बंद कमरे में परफ्यूम की शीशी खोल दी जाती है, पूरे कमरे में उसकी गंध हो जाना, क्या है भाई? वो विसरण है। किसी भी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मुक्त प्रवाह, फ्री फ्लो, वो है विसरण। जैसे ये उच्च सांद्रता, ये फ्री फ्लो, सभी दिशाओं में पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्री फ्लो, वो है विसरण। तो परफ्यूम की शीशी को खोलते हैं, उसकी गंध सारे कमरे में हो जाती है, वो मुक्त प्रवाह है, वो विसरण है। पड़ोसियों के आज पकोड़े बन रहे हैं, आपको कैसे पता चला? अभी विसरण विधि से तो गंध तुम्हारे पास में आई। और कई बार क्लास में बैठे बैठे अपन भी लीकेज कर देते हैं, बाद में पता चलता है पड़ोसियों को, फिर ऐसे और करते हैं, क्या हो गया? तो विसरण हो गया किसी भी तरल पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मुक्त प्रवाह, वो विसरण है। परासरण, प्रवाह हमेशा वही होगा, ध्यान रखना, प्रवाह पदार्थ का हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही होगा। वायु के लिए अपन बोलते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता या अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाह। परासरण क्या है? पदार्थ का प्रवाह तो वही हो रहा है, पदार्थ का जो प्रवाह है ना, वो तो हो रहा है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ये तो उच्च सांद्रता पदार्थ की, और ये निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है। अगर ये मुक्त रूप से होता है तो शब्द यूज किया जाता है विसरण, और अगर ये किसी भी झिल्ली के माध्यम से हो रहा है, अगर ये झिल्ली के माध्यम से हो रहा है ना, तब इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो आता है परासरण, वो परासरण है। ये विसरण है, फ्री प्रवाह। किसी भी तरल पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मुक्त प्रवाह विसरण, और झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह, वो हो गया परासरण। अब बताओ हमारी कोशिकाओं के चारों ओर क्या मौजूद है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पदार्थों का कोशिका में जाना, बाहर आना, वो क्रिया कौन सी हो गई? परासरण हो गई। तो रुधिर अंतिम कोशिकाओं तक रुधिर जो जाता है, जहां लास्ट में लसिका बनता है, रुधिर का ही जो पार्ट है, उससे कोशिकाओं की झिल्ली के बीच में, लसिका और कोशिका झिल्ली से पदार्थों का आदान प्रदान कौन सी विधि से होता है भाई? परासरण विधि से। तो हमारी कोशिकाओं में पदार्थों का आना जाना वो परासरण है। तो रुधिर के परासरण दाब का नियमन कौन सा प्रोटीन करवा रहा है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन करवा रहा है। ये तो हो गया ये जो मैंने बताया। अब इसमें से जो ये चीज मैंने एक्सप्लेन की, इसको एक बार मैं हटा रहा हूं कि परासरण और विसरण का मतलब जो बताया था मैंने, एल्ब्यूमिन प्रोटीन काम कर रहा है रुधिर के परासरण दाब का नियमन। नंबर दो, दूसरा प्रोटीन जो बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं फाइब्रोनोजन प्रोटीन। और फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन है, फाइबर शब्द अपन किसके लिए यूज करते हैं बताओ? फाइबर शब्द अपन यूज करते हैं रेशे। तो ये पहली चीज तो ये कि रेशेदार प्रोटीन। अच्छा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के लिए एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन। रुधिर में सर्वाधिक मात्रा वाला जो प्रोटीन है ना, वो एल्ब्यूमिन है। सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, पहला चीज तो इसका ये ध्यान रखना है कि ये रेशेदार प्रोटीन है। पहले मैं इसका वर्क लिखवा देता हूं। फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो कि रेशेदार प्रोटीन है, रुधिर थक्के में यही प्रोटीन स्कंदित होता है, यही प्रोटीन जमता है। तो इसका कार्य है रुधिर स्कंदन,
एक मिनट में इसको सीधा ही लिख देता हूं। रुधिर थक्के में जमने वाला प्रोटीन या स्कंदित होने वाला प्रोटीन वो फाइब्रोनोजन है भाई। ये प्रोसेस अपन पूरा अलग पढ़ेंगे, ब्लड क्लोटिंग ये पॉइंट अलग पढ़ेंगे अपन। तो रुधिर थक्के में जो प्रोटीन जमता है ना, वो प्रोटीन कौन सा है भाई? फाइब्रोनोजन है। और ये इसी से पॉइंट ये भी बन गया कि ये प्रोटीन किस प्रकार का है भाई? रेशेदार प्रोटीन है। तो यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, रुधिर में कौन सा प्रोटीन रेशेदार है? तो नाम किसका आएगा? फाइब्रोनोजन का। तीसरा प्रोटीन जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं भाई ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ब्लड प्लाज्मा में मैंने 3 प्रोटीन बता रहा हूं आपको। पहला मैंने बताया एल्ब्यूमिन, दूसरा बताया मैंने फाइब्रोनोजन और तीसरा बता रहा हूं ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है ना, उसमें भी 3 कैटेगरी बताई जाती है। एक तो बताया जाता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा बताया जाता है एक तो बताया जाता है भी अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा बताया जाता है बीटा ग्लोब्यूलिन और तीसरा बताया जाता है ऑब्वियसली गामा ग्लोब्यूलिन। तो 3 नाम लिखे मैंने, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा ग्लोब्यूलिन है आयरन का परिवहन, आयरन का परिवहन। बीटा ग्लोब्यूलिन है कॉपर का परिवहन, और गामा ग्लोब्यूलिन है एंटीबॉडी का प्रोटीन। ये मेन पॉइंट है। सीधा सीधा ये ग्लोब्यूलिन से सीधा ये भी आ जाता है, ध्यान रखना इसमें। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन आयरन का परिवहन कर रहा है, बीटा ग्लोब्यूलिन कॉपर का परिवहन कर रहा है और गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी का प्रोटीन। ध्यान रखना, एंटीबॉडी अपन आगे डिस्कस करेंगे। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए WBC द्वारा जो बनाई जाती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। अब अगर क्वेश्चन यह है एंटीबॉडी किस प्रोटीन की बनी होती है, तो नाम किसका आएगा? गामा ग्लोब्यूलिन का। देखो SSC रेलवे में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, सारे प्रोटीनों के बारे में बराबर पूछा हुआ है। पटवार में, क्योंकि पिछला ही एग्जाम साइंस का सिलेबस जोड़ा था, उसमें पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना पटवार में, कि एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, तो नाम किसका आएगा? गामा ग्लोब्यूलिन का आएगा। ये पिछला जो एग्जाम हुआ था अपना पटवार एग्जाम में पूछा था कि एंटीबॉडी कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, गामा ग्लोब्यूलिन बताओगे। तो ग्लोब्यूलिन में 3 कैटेगरी हो गई, अल्फा बीटा और गामा। तो रुधिर में जो प्रोटीन पाए जा रहे हैं, पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया है कि रुधिर में सर्वाधिक मात्रा वाला है, प्राशन दाब का नियमन कर रहा है। प्राशन मैंने बताया कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। दूसरा फाइब्रोनोजन, ये रेशेदार प्रोटीन है और रुधिर थक्के में जमता है। ग्लोब्यूलिन में 3 कैटेगरी हो गई, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा आयरन का परिवहन, बीटा कॉपर का परिवहन और गामा हो गया एंटीबॉडी का प्रोटीन। ये सारा तो मैंने बताया प्लाज्मा, कि प्लाज्मा में क्या मौजूद है? जल। फिर उसके बाद में नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें सब खनिज लवण जो हैं उसमें मेन कैल्शियम, और तीसरा कार्बनिक पदार्थ शर्करा, वसा, लिपिड, ग्लूकोज, शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा बताया ब्लड प्रोटीन। जो ये सारे मैंने डिस्कस किए। अब दूसरा जो पार्ट बताया था प्लाज्मा के बाद में 55% प्लाज्मा, दूसरा बताया था 45% रुधिर कणिकाएं, जिसमें अपन ने 3 नाम बताए, RBC, WBC, प्लेटलेट। उन तीनों के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं भाई रुधिर कणिकाएं, ब्लड कैप्सल्स या रुधिर कोशिकाएं जो बोलते हैं वो। ब्लड कैप्सल्स, रुधिर कणिकाएं। और
रुधिर कणिकाओं में देखो 3 नाम मैंने बोले थे। पहला नाम आरबीसी, जिनको अपन ने रक्ताणु इरिथ्रोसाइट कहा रुधिर कणिकाओं में। दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरा नाम प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार से जो अपन बताते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और इन तीनों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं अपने रुधिर में कोशिकाएं भी इनको बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं, इनका निर्माण, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का निर्माण। और इनके निर्माण में तीनों में सेम आंसर आएगा, अस्थि मज्जा। तो हमारी रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। इंग्लिश में एक वर्ड आपने सुना होगा, बोन मेरो। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोला जाता है बोन मेरो। ये शब्द काफी प्रचलित है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। देखो हमारी जो हड्डियां होती है ना, अस्थियां जो होती हैं, अस्थियों के मध्य भरा हुआ तरल पदार्थ जो बोलेंगे अपन सीधा, कि हड्डियों के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है और उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको नाम दिया जाता है स्टेम सेल्स, स्तंभ कोशिकाएं। क्या नाम दिया मैंने? स्टेम सेल्स जो पाई जाती हैं। देखो आज मेडिकल साइंस में जितनी भी बायोटेक जो अपन पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस में जितनी भी प्रोग्रेस है वो इन स्टेम सेल्स की ही देन है। हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स ऐसी हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है स्टेम सेल से। तो स्टेम सेल्स जो मौजूद हैं बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो के अंदर इन तीनों का निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का। ये बोन मेरो मैंने बताया हड्डियों के मध्य उपस्थित है। खास तौर से अपनी जो सबसे बड़ी हड्डी अपन बोलते हैं फीमर, फीमर जो कि अपन जांघ की हड्डी बोलते हैं, और फीमर का जो गोल सिरा है, सिरे पर जो गोल भाग है, उसमें खास तौर से पाया जाता है। तो बोन मेरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट यानी रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। तो आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियो स्टेज पर भ्रूण अवस्था में होता है लीवर के अंदर। उस समय बोन मेरो डेवलप नहीं होता, ध्यान रखना। उस समय आरबीसी मेन होती है। और आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में पूछेगा तो आंसर क्या दोगे आप? लीवर, मेनली लीवर, कुछ मात्रा में प्लीहा। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, आरबीसी का निर्माण और आरबीसी का अपघटन। तो आरबीसी का निर्माण भ्रूणावस्था में बताओगे मेनली होता है लीवर में, कुछ मात्रा में प्लीहा में। और एक आता है आरबीसी का अपघटन, मृत आरबीसी का अपघटन, तो मेनली प्लीहा में, कुछ मात्रा में लीवर में। अपोजिट हो गए। तो ये तो पहला बताया मैंने, निर्माण इनका तीनों का हो रहा है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, ये पॉइंट अपन अलग से लिखा देंगे। नंबर 2, हमारे ब्लड में इन तीनों की संख्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट की संख्या ब्लड के अंदर। आरबीसी की जो संख्या बताई जाती है 4.5 to 6 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। ये वाला जो है थोड़ा सा मैं इसको 4.5 to 6 मिलियन प्रति mm³ यही एंटर कर देता हूं, ठीक है। 1 मिलियन बताते हैं अपन 10 की पावर 6 यानी 10 लाख। 4.5 से 6 मिलियन तो ये हो गए 45 से 60 लाख mm³ यानी अपन आयतन के अनुसार ये संख्या बता रहे हैं। तो 1 mm³ में 1 घन मिलीमीटर के अंदर, 1 घन मिलीमीटर आयतन में 45 से 60 लाख आरबीसी की संख्या जो अपन ने लिखी है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बताई जाती है 4000 से 11000 पर mm³, ये डब्ल्यूबीसी की संख्या। और प्लेटलेट की संख्या बताई जाती है 1.5 से 4.5 लाख पर mm³। इसका मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आरबीसी की। और सबसे कम संख्या किसकी है भाई? डब्ल्यूबीसी की। तो 4.5 से 6 मिलियन पर mm³ आरबीसी की संख्या, 4 से 11000 और 1.5 से 4.5 लाख ये बताई अपन ने किसकी? प्लेटलेट की। नंबर 3, तीसरा पॉइंट है जीवन काल।
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का जीवन काल, लाइफ स्पान। आरबीसी का जीवन काल फेमस क्वेश्चन है 120 दिन, 120 डेज। मनुष्य में आरबीसी का अधिकतम जीवन काल है, ये ध्यान रखना, मनुष्य में, और अधिकतम ही लास्ट माना जाएगा औसत के रूप में। तो आरबीसी का अधिकतम जीवन काल, मनुष्य की आरबीसी का अधिकतम जीवन काल है 120 दिन। और इससे ज्यादा अपन बात करते हैं तो कुत्ते में आरबीसी का जीवन काल 124 दिन होता है। ये क्वेश्चन पटवार में, ये भी क्वेश्चन भी आया था पिछली बार कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन, और ये होता है भाई 8 से 9 दिन, एवरेज रूप से जो बोला जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का 8 से 9 दिन। ये आरबीसी का, इनका जो जीवन काल अपन ने बताया। अब ये जो देखें तो इसमें देखो संख्या और जीवन काल सबसे ज्यादा किसका है, आरबीसी का। संख्या और जीवन काल सबसे कम किसका है, डब्ल्यूबीसी का। ये देखो जो नंबर जो मैंने लिखा है इसमें माइनर आपको चैन भी मिल जाता है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना। कई बार तो ये भी है कि अपन राजस्थान बोर्ड की, एनसीईआरटी की पुरानी बुक, अब की बुकों देखें तो उनमें भी डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। ये मैंने तो अपनी मेडिकल साइंस के हिसाब से आंसर लिखवा दिए हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे, एनसीईआरटी में वो भी प्रेजेंट एनसीईआरटी में जो आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर में जैसे वैसे तो एवरेज रूप ये जनरली इस तरह से ये क्वेश्चन पर एवरेज नहीं तो फिक्स देंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम अपने पास में, क्योंकि राजस्थान बोर्ड जो है जैसे रीट है या अधीनस्थ बोर्ड है, रीट तो ये राजस्थान बोर्ड को तो आंसर मानेगा राजस्थान बोर्ड की बुक का, तो वो अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो सबसे ज्यादा जीवन काल, सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की, सबसे कम जीवन काल, सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी के। नंबर 4 अपन ने जो बताया रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। इन तीनों को अपन ने कोशिका कहा, तो इन तीनों में कोशिका का मुख्य घटक अपन बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के केंद्रक की स्थिति क्या है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी प्लेटलेट में बताओगे केंद्रक एब्सेंट और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक प्रेजेंट। नंबर 5, ये जो अपन ने बताया, पांचवा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं भाई आकार। देखो आरबीसी का आकार अंडाकार, गोलाकार, मेनली आकार होता है इसका उभय अवतल, उभय अवतल जिसको अपन बोलते हैं बाइकॉनकेव, उभय अवतल आरबीसी का आकार। और ये स्थिति अवतल लेंस देखते हैं ना अपन, तो दोनों सतह अवतल, तो उभय अवतल हो गया। डब्ल्यूबीसी का आकार बताया जाता है अमीबॉइड, यानी एक कोशी के जो अमीबा है ना, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसकी तरह आकार। और प्लेटलेट का आकार बताया जाता है डिस्क शेप, तस्तरी नुमा, ये बताया जाता है भाई डिस्क शेप, ये स्थिति जो बताई जाती है। और तो अपन ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो आकार बताया है, आरबीसी का आकार उभयतल, इसका अमीबॉइड और इसका तस्तरी नुमा, ये इन तीनों का आकार जो अपन ने बताया। एक पॉइंट यहां जो मैं भी नोट कर रहा हूं, कार्य, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का कार्य, इन तीनों का। आरबीसी का कार्य, आरबीसी में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी अभी अपन चर्चा करेंगे आगे। और हीमोग्लोबिन के द्वारा ही O2 अणुओं का परिवहन होता है, वही काम आरबीसी का माना जाता है। तो आरबीसी का काम क्या बताएंगे अपन, O2 का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। और डब्ल्यूबीसी का जो काम है वो है भाई प्रतिरक्षा तंत्र का विकास, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास, ये डब्ल्यूबीसी का काम है, जिसमें मेन आगे एंटीबॉडी, अपना इम्यूनिटी सिस्टम उन्हीं से चलता है, ये जो अपन पढ़ेंगे अलग। और प्लेटलेट का काम है रुधिर का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का बनाना, ये प्लेटलेट का काम है।
तो यहाँ जो मैंने पॉइंट नोट करवाए हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के लिए, सबसे पहला पॉइंट बताया मैंने निर्माण के लिए अपन बता रहे हैं कि तीनों का निर्माण बोन मैरो में बताओ कि अस्थि मज्जा में। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण मेनली लीवर, कुछ मात्रा में पिलिया में। संख्या आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट की। अधिकतम संख्या अधिकतम जीवन काल आरबीसी का, न्यूनतम संख्या न्यूनतम जीवन काल डब्ल्यूबीसी का। केंद्रक आरबीसी और प्लेटलेट में एब्सेंट, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट। आकार आरबीसी का उभयतल, डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड और प्लेटलेट का दस्तरीनुमा। कार्य आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास, और प्लेटलेट के द्वारा रुधिर का थक्का बनाना। ये पॉइंट अपन सारे अलग अलग आएंगे बाद में, फिलहाल कॉमन रूप में जो अपन ने लिखा, ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं अभी रुधिर कणिकाओं के बारे में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट और हैं जो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो पॉइंट है, आज जो अपन ने बताया परिसंचरण तंत्र का परिचय, उसके बाद में परिसंचरण तंत्र में क्या क्या अपन पढ़ते हैं, रुधिर का सामान्य पॉइंट और फिर रुधिर का संगठन अपन डिस्कस कर रहे हैं। जहां अपन ने रुधिर प्लाज्मा को डिस्कस किया, रुधिर कणिकाओं के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ जो इसके आगे का संगठन में आगे जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में।